नमस्कार सभी को। हम जो है क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास पढ़ रहे थे और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था इसका। अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था संसाधन का परिभाषा, यानी संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया था, जैव और अजैव संसाधन। इसके अलावा समाप्यता के आधार पर देखे थे, समाप्यता के आधार पर हमने दो वर्ग देखे थे, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। फिर हमने स्वामित्व के आधार पर देखे थे व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। फिर हमने देखे थे राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर हमने विकास के स्तर पर 4 प्रकार के संसाधन देखे थे, जो है संभावित संसाधन और विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं संसाधनों का विकास। देखिए, संसाधनों का विकास, इसमें हम पढ़ते हैं संसाधन प्रकृति की देन है, परंतु मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कई समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो संसाधन क्या है, प्रकृति की देन है, लेकिन मानव ने स्वार्थवश अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका अंधाधुंध बिना सोचे समझे इनका उपयोग किया है, जिससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई है। कुछ व्यक्ति विशेष के लालचवश संसाधनों का हास्य होता है, यानी कुछ व्यक्ति विशेष के लालच के कारण संसाधनों क्या होता है, विनाश होता है। संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से पूरी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, जैसे पारितंत्र पर खतरा, ओजोन परत में छिद्र। आपने सुना होगा कि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाले विकिरण किरणों से हमारी रक्षा करती है, और इस ओजोन परत में ही छिद्र हो गया है बहुत ज़्यादा प्रदूषण के कारण। जो हमारा पारिस्थितिकी संतुलन है वो भी खतरे में है। सतत पोषणीय विकास। देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए विकास होता है, तो यह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो विकास तो हो, लेकिन कैसा हो, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला, तो वो क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन नियोजन। देखो, आपने पहले परिवार नियोजन भी सुना होगा, जैसे परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ऐसे स्लोगन लिखे रहते थे। ठीक है, तो वो क्या थे, परिवार के लिए थे। अब हम ऐसे ही संसाधन नियोजन, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो हमें संसाधनों को किस प्रकार से उपयोग करना है, किस प्रकार उनका प्रबंधन करना, सोच समझ करके। ठीक है, तो वही क्या है, संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता। ठीक है, तो सभी देश या राज्य में सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए संसाधन नियोजन करते हैं। तो सभी देश या सभी राज्यों में एक ही वस्तु सब जगह उपलब्ध नहीं है। कोई वस्तु कोई किसी देश में या किसी राज्य में उपलब्ध है, तो वो दूसरी जगह उसको आयात निर्यात के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो हमें संसाधनों का उपयोग सोच समझ कर विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं भू संसाधन। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग भूमि पर रहते हैं, हम आर्थिक रूप से भूमि का उपयोग करते हैं। हम सब जानते हैं कि भूमि का उपयोग करते हैं, फसल पैदा होती है, अनाज होता है। ठीक है, और पेड़ पौधे, वन्य जीव, मानव, परिवहन, ये सब भूमि पर ही रहते हैं, तो हम भूमि संसाधन का उपयोग करते हैं। अब भूमि उपयोग के प्रकार या भू उपयोग के प्रकार: कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि भूमि, वन भूमि और चारागाह उपवन। देखो, भूमि निम्नीकरण। भूमि संसाधन जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, भूमि के उपजाऊ शक्ति में कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो भूमि निम्नीकरण क्या कहलाता है, भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी होना। ठीक है, भूमि का जो उपजाऊपन है उसकी क्षमता में कमी होना ही क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो भूमि निम्नीकरण के कारण, तो भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है, वनों की कटाई। ठीक है, वनों को लगातार काटा जा रहा है, अधिक पशुचारण, पशुओं को बहुत ज़्यादा चराया जा रहा है, अति सिंचाई, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई की जा रही है, खनन करना, यानी जो है खनन करके, यानी कोई खोद करके खदानों को खुला छोड़ दिया जाता है। तो भूमि निम्नीकरण के ये तो हो गए कारण, और हम अब देखते हैं भूमि निम्नीकरण के उपाय। उपाय क्या है, पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाओ, पशुओं को कम चराना,
भूमि पर पशुओं कम चराव, खनन नियंत्रण यानी खुदाई पर नियंत्रण करना चाहिए। अब हम देखेंगे मिट्टी के प्रकार। देखो मिट्टी के प्रकार में पहले देखेंगे हम जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। यह मृदा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है और इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है और लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो उसमें उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होता है, उपजाऊ होती है वो मिट्टी। उसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। लाल मृदा। लाल मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। तो लाल मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक होती है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। और ये लाल मृदा है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाई जाती है और यह लाल मिट्टी जो होती है ये भी कृषि योग्य होती है। काली मृदा। काली मृदा को रेगूर या काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास आदि पाया जाता है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी दिशा में पाई जाती है। अब है लैटेराइट मृदा। जो लैटेराइट मृदा है ये लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटेराइट मृदा के निर्माण में निक्षालन प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह मृदा पहाड़ी व ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। तो जो लैटेराइट मृदा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और जहाँ पहाड़ों पर समतल भूमि होती है वहाँ पर पाई जाती है। यह मृदा कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि में पाई जाती है। देखिए जो आपके एग्ज़ाम से इनकी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसके अनुसार मैंने नोट्स बनाए हैं। इन्हीं मिट्टियों में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी बनाए सब इम्पोर्टेंट है। एक बार इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगर पूछा जाता है मरुस्थलीय मृदा तो सबको पता है मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। उसमें उपजाऊ क्षमता नहीं होती है, बहुत कम होती है, तो मोटा अनाज थोड़ा उगाया जाता है, ठीक है। तो वैसे बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थी वो सारा मैंने करवा दिया है। और ठीक है, कुछ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।